हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपको प्रीवियस वाले पार्ट से समझ गया होगा कि वर्क क्या होता है। हमने देखा था वर्क, व्हाट इज वर्क। दिस इज द सेकंड चैप्टर नो ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वर्क एंड एनर्जी। सो हमने देखा कि वर्क, व्हाट इज वर्क। वर्क इज व्हेन यू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो नो वर्क इज डन, ओके। एंड if the force is applied in the perpendicular direction, what happens? Work done is 0. If work is applied in the at 180 degree in the opposite direction, work done is negative. And if work is force is applied in the same direction as the displacement, what happens? Work done is पॉजिटिव, ओके। तो अभी हम ये तीन चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वर्क डन के जो तीन कंपोनेंट्स है जो आपने देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ओके। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने ये पार्ट नहीं किया तो पिछले वाले वीडियो में जाके वो सीख लीजिए। अभी नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी। अभी आपको पता है कि हमको किसी काम करने के लिए क्या लगता है? वी नीड एनर्जी। कोई भी टाइप का काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप बहुत थक जाते हो तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है ना, तो देन यू आर नॉट एबल टू डू वर्क एज इफेक्टिवली एज यू वुड डू व्हेन यू आर स्ट्रांग, है ना। बीमार आदमी इतना काम नहीं कर पाता जितना हेल्दी आदमी कर पाता है। सो दैट इज एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, द प्लांट लैंग्विशेस मतलब प्लांट फ्लरिश नहीं होता, यानी कि वो झुकने लगता है या मरने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत है ना। सनलाइट से वो एनर्जी पाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं अपने लीव्स में, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है एंड दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर फूड एंड सर्वाइव। Yes, so if you keep a plant in the dark, what will happen? It will die because it does not get energy. और अभी on increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. आपने देखा होगा जब बहुत हाई वॉल्यूम, जैसे कभी कभी कोई फेस्टिवल्स में वैसे बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लेके ऐसे रास्ते में जाते हैं ना, आप उसके साइड से जाओगे तो आपका पूरा, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपकी पूरी गाड़ी हिलने लगती है। क्यों? वो साउंड में एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से आपका गाड़ी या ऐसा आपका कभी कभी सिर भी वाइब्रेट कर जाता है, इतना जोर से म्यूजिक लगाता है। कभी घर के अंदर भी कांच के वेसल्स होंगे, स्टील वेसल्स होंगे, हल्के से वाइब्रेट होने लगते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी इन द साउंड। नाउ कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बर्न्स द पेपर। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट की होगी ये वाली। तो इसमें क्या होता है? सन की एनर्जी से इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, ओके। सो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, ठीक है। तो एक बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो काम कर पाता है। तो वो कैपेसिटी को क्या कहते हैं? एनर्जी। यूनिट्स, जब भी हम बोलते हैं इसकी एनर्जी बहुत लो है, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाती है ना। तो एनर्जी जब फुल रहता है तो अच्छे से काम करता है, और जब कम होती है तो ठीक से काम नहीं कर पाते, हम अपने आप ही ठीक से काम नहीं कर पाते। The units of work and energy are the same. अभी हमने वर्क का एनर्जी यूनिट देखा था उधर, जूल एंड अर्ग। इसका भी सेम यूनिट्स है। एसआई सिस्टम में जूल है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। नाउ यू हैव लर्न दैट एनर्जी एक्सिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, है ना। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इट इज नॉट जस्ट इन वन फॉर्म। हाँ, अब यहीं पर हमने देखा था सन की एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एंड सोलर एनर्जी। अलग अलग टाइप की एनर्जी। सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। So you should be able to answer mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar energy, okay. Now in this chapter we will mainly see two types of mechanical energy, namely potential and kinetic energy. ये बहुत ही interesting energy के forms हैं जो हम daily life में देखते हैं, ठीक है। तो वो है potential energy and kinetic energy। अभी यहाँ देखिए, what is kinetic energy? Kinetic energy मैं एक simple words में इतने बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव हो रही है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बॉल हो या चिड़िया हो, ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये एकदम बेसिक याद रखिए, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? जो वो काम कर सकता है, लेकिन अभी क्योंकि वो रुका हुआ है उसके अंदर वो पोटेंशियल है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा आपके टीचर्स को बोलते हुए कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है लेकिन मेहनत नहीं करता,
या मेहनत नहीं करती, इसका मतलब क्या है, वो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दिखता। तो आपके अंदर पोटेंशियल है। हाँ, ऐसे जैसे कभी आप दुखी हो जाते हो तो याद रखिए सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमको क्या करना है, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना है। क्यों, क्या होगा, तब जाके हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो एनर्जी का अंदर एनर्जी भर भर के रख के क्या फ़ायदा है अगर हम यूज़ नहीं करते। जैसे कैसे बताऊं, अभी जैसे कार है कोई, या अभी जैसे एक आपके हाथ में एक गेंद है, बॉल है, अगर आपने वो बॉल को अपने हाथ में रखा है, जब तक वो बॉल आपके हाथ में है तब तक इट इज़ इन पोटेंशियल एनर्जी। जब आप वो बॉल को फेंकते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से इट कैन भी इधर बैट, अगर आपने कोई कांच की तरफ फेंका तो कांच फूट जाएगा। कैसे, उसकी एनर्जी की, उसके अंदर जो एनर्जी है उसकी वजह से वो बॉल इज डूइंग दैट जॉब। ओके, सो नाउ अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टम्प्स। आपका स्टंप तो सीधा सीधा है, लेकिन जब बॉल इसको स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, स्टंप टेढ़ा हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि बॉल में एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से स्टंप मूव हो गया। तो स्ट्राइकर हिट्स ए कॉइन ऑन ए कैरम बोर्ड। आपके कैरम बोर्ड में बहुत सारे कॉइन है, अभी तो स्टेशनरी है, लेकिन कैरम का आपका जो स्ट्राइकर है वो भी स्टेशनरी है, लेकिन आप इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे आपने इसको स्ट्राइक किया तो क्या हो गया, इसने जाके इसको भी डिस्प्लेस कर दिया है ना। फिर one marble strikes another in a game of marbles. So there are many examples like this. So from the above examples we understand that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object moves. ठीक है, आप इन सब एग्जाम्पल्स में देख रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी थे, इस मूव, जब ये भी स्टेशनरी था, जब आपने इसको स्ट्राइक किया और इसको मूवमेंट में डाल दिया तो क्या हो गया, उसके मूवमेंट की वजह से जब इस स्ट्राइकर ने दूसरे कॉइन्स को हिट किया तो स्टेशनरी भी हिल गए अपने जगह से, है ना। और इधर बॉल मूवमेंट में था, इट हिट द स्टम्प्स एंड व्हाट हैपेंड, द स्टम्प्स फेल डाउन। ओके, दस द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी, है ना, पार्ट और ऑल ऑफ विच इट शेयर्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देयर बाय सेटिंग इट इन मोशन। तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसका या तो थोड़ा सा पार्ट या तो पूरा वो जिस ऑब्जेक्ट को हिट करता है उसको दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आगे, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। और क्या हो जाता है, इट इज सेट इन मोशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंटिन्यूस मोशन में हो जाए, थोड़ा सा मोशन में जाके रुक जाएगा। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मोशन मतलब इट्स मूवमेंट, जो मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है उसके अंदर जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s, ये ऑब्जेक्ट इधर थी, वो इधर पहुंच गई, इस डिस्टेंस में पहुंच गई। ठीक है, ये जो फोर्स इसको स्ट्राइक की, एक मूविंग ऑब्जेक्ट थी, ये मूविंग ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अभी इसका काइनेटिक एनर्जी वाज ट्रांसफर टू दिस, है ना, सो इट मूव्ड, करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, फोर्स की वजह से वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट मूव्ड। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला इज F into S, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F into S. Now काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, what is the formula? Suppose a stationary object of mass m, okay, यहाँ देख रहे हैं mass m का एक ऑब्जेक्ट है, moves because of an applied force. Let u be its initial velocity. Initial velocity here u is, initial velocity mostly 0 रहती है ना. Let the applied force be f. Force f अप्लाई हुआ है, अभी ये इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ नहीं था, 0 था। अभी ये फोर्स अप्लाई होने के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव होने लगी, दिस जनरेट्स एन एक्सीलरेशन, और क्या हो गया, वो स्पीड अप होने लगी। ए इन दी ऑब्जेक्ट, कितना एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए सपोज, इसके फोर्स स्ट्राइक होने के बाद इस ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन ए जनरेट हो गया, कितने और टाइम टी के बाद वो इस वेलोसिटी जो इसको, ये ऑब्जेक्ट ने इसको जो वेलोसिटी दी, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v। पहले क्या वेलोसिटी था, u इक्वल टू 0, लेकिन ये फोर्स लगने के बाद ये एक्सेलरेट होके इसकी वेलोसिटी हो गई v। दिस डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s एट टाइम t। ठीक है, कुछ टाइम के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर आ गया। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज s एंड द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज w इज इक्वल टू F into S। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना।
नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है फॉर्मूला, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको एक और पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये यू क्यों यूज किया जाता है, हर बार यू जीरो नहीं होता है, कभी कभी सपोज एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट एक दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आके इसको स्ट्राइक करेगा तो इसका सपोज यू वॉज 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होने के बाद ये फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और इट बिकेम v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मे बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका इनिशियली कुछ वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, वो मूव नहीं हो रहा है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना रहता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमेशा u 0 नहीं रहेगा, आपको सम्स ध्यान से पढ़ने हैं, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अभी क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कंसिडर किया है, यहाँ पर दिस विल बी 0, एस विल बी हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू गेट एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वर्क इज व्हाट, एम इंटू ए, हाँ, अभी आपको ए आप निकाल सकते हो इधर से, हाफ ए टी स्क्वायर एम ए, फोर्स इक्वल वर्क इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, वाई, बिकॉज वर्क इज एफ इंटू एस, एस का आपके पास यहाँ फॉर्मूला है और एफ, दिस इज बेसिकली एफ इंटू एस, ठीक है। एस हमको मिला सेकेंड इक्वेशन से और फोर्स हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन से, ओके। तो हमने इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो क्या मिला आपको, W इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ए टी स्क्वायर, ओके, डेरिवेशन यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी आपके पास एक और इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस v इज फाइनल वेलोसिटी। अभी आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू ए टी मिला, है ना, v इक्वल टू ए टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, है ना, अगर आपने इसको v स्क्वायर किया तो ये ए टी स्क्वायर हो गया, तो W इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन से, 3 और 4 इक्वेशन से। आपके पास इधर 80 स्क्वायर है, तो आप जब 80 के जगह यहाँ देखो v इक्वल टू 80 है, तो आप 80 की जगह v लिखोगे तो ये क्या हो जाता है, v स्क्वायर हो जाता है, समझे क्या, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है v स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, ये अचानक से 80 स्क्वायर कैसा हो गया। इस फॉर्मूला में हमने हाफ m यहाँ पर 80 है और v इज इक्वल टू 80, तो इसकी जगह हमने v ट्रांसफर किया है, तो v स्क्वायर हो गया वो, तो हमने v स्क्वायर की जगह ये डाल के हमको डिराइव होगा W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, तो के ई इक्वल टू डब्ल्यू, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक ये है, देखो प्रॉब्लम, अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, 250 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, 250 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, एक हाइट से नीचे गिरा, आपका ग्राउंड इधर है, ठीक है, इट इज फॉलिंग डाउन, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितने वेलोसिटी में, एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, पहले आपके पास क्या क्या है आप लिख दोगे, मास है 250 ग्राम यानी कि 0.25 kg, वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, आपका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपके पास एम भी है और वी भी है, सिर्फ आपको डालना है और डिराइव करना है, ठीक है। द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सपोज मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, अभी इसका मास क्या था 250, तो अभी इसको हम डबल करके देखते हैं क्या होता है, इसको हमने 250 था तो 500 ग्राम कर दिया यानी कि 0.5 kg, तो v इज स्टिल 2 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज किया है, तो फिर से हम इसमें डालेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिलता है 1 जूल, तो क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन द मास इज डबल्ड, तो ज़्यादा वेट होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, एन एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, अभी आप धनुष, तीर और धनुष तो आप सबने खेली होगी बचपन में, तो उसमें जब तक आप बो को स्ट्रेच करके रखे हो, ये आपका एरो है, ये आपका बो है, जब तक आपने स्ट्रेच करके रखा है तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर केप्ट एट अ हाइट,
वाटर टंकी देखिए ना, अपने बहुत ऊंचे 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 जगह में वाटर टैंक बना के रखते हैं। वाटर kept फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टैप बिलो। तो उसमें क्या है, वाटर के अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से फोर्स से वो नीचे फ्लो होती है। अ कंप्रेस स्प्रिंग इज रिलीज्ड। अगर आपने स्प्रिंग को ऐसा पकड़ के रखा है दबा के और उसको रिलीज कर दोगे तो इट ओपन्स अप, है ना। Now, which word describes the state of the object in the above examples? Where did the energy required to cause the motion of objects come from? In this case आपने रिलीज किया एरो तो वो जाके कोई पेड़ को लग जाएगा या कुछ। इसमें से अगर आपने पानी रिलीज किया तो पानी नीचे तक घर तक पहुंच जाता है। आपने स्प्रिंग को रिलीज किया तो स्प्रिंग ओपन हो जाता है। हाँ, तो इफ द ऑब्जेक्ट्स वर नॉट ब्रॉट इन दो स्टेट्स वुड दे हैव मूव्ड। ठीक है, अगर आपने धनुष को खींचा नहीं होता, अगर आपने इसको खींचा नहीं होता तो क्या इसमें एनर्जी होती थी? नहीं। अगर फिर आपने उसको जमीन में ऐसे रखा हुआ है बिना खींचे हुए बो को, तो क्या होगा? क्या उसमें कुछ एनर्जी होगी? नहीं। वाटर टैंक, वाटर इस हाइट में है, इसकी वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी है। ठीक है, इतने हाइट से पानी अगर आप नीचे छोड़ोगे तो जितना ऊंचा पानी आप लेके जाते हो उतना ज़्यादा उसका फोर्स होता है। ठीक है, एंड स्प्रिंग जितना आप इसको कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा उसका फोर्स होगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही कंप्रेस किया होता तो उतना ही कम वो खुलता था, लेकिन जितना आप उसको ज़्यादा कंप्रेस करोगे उतना जोर से वो खुलता है। ओके, तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट, मतलब वो अभी किस कंडीशन में है, अभी एट प्रेजेंट वो किस कंडीशन में है या किस पोजीशन में है, उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर पानी आपका जमीन में इस बकेट में होता तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी होती थी, और पानी अभी इस वाटर टैंक में ऊपर आपने चढ़ाया हुआ है उसकी वजह से उसमें क्या एनर्जी है। बहुत फर्क है दोनों एनर्जी में, है ना। तो जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में अभी वो पानी है, जिस हाइट में है, हाँ, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन दोनों एनर्जीज में फर्क है। तो व्हाट एनर्जी इज देयर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे एक पत्थर अगर आपके हाथ में लेके आप आपके हाइट से नीचे गिराओगे, सपोज एक ईंट ले लो, ईंट। ठीक है, ईंट को अगर आपने आपके 10 सेंटीमीटर के हाइट से नीचे डाला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। कितना आपने कंस्ट्रक्शन साइट में देखा होगा कैसे वर्कर लोग ब्रिक को एक दूसरे को थोड़े थोड़े डिस्टेंस में फेंक के उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है। लेकिन अभी वही ब्रिक को आप एक फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंको तो क्या होएगा? वो टूट जाएगा। तो दोनों केस में उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस। ओके, इधर एक एग्जाम्पल है, होल्ड ए चॉक एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। 5 सेंटीमीटर के हाइट में एक चॉक को आप रख के रिलीज करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसको। अभी आप सीधा अपने सिर के हाइट से उसको रिलीज करोगे तो क्या होगा? चॉक टूट जाएगी। ठीक है, इज देयर अ डिफरेंस? देयर इज। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाई। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू हाइट h अबाउ द अर्थ सर्फेस। अब ये ऑब्जेक्ट इधर था, इसको ये हाइट तक लेके जाने के लिए क्या लगता है? A force equal to mg has to be used against the direction of gravitational force। आपको पता है gravitational force is acting in this direction, लेकिन अगर आपको इसको इस डायरेक्शन में उठाना है तो आपको you need an equal force in the opposite direction to lift it, है ना। We know that F equal to mg। The amount of work done can be calculated as work equal to force into displacement। आपको पता ही है। तो force का फॉर्मूला है mg और displacement is h या s, जो भी बोलते हैं। अभी क्योंकि हम हाइट में लेके जा रहे हैं इसको we'll call it h। ठीक है, तो work equal to mgh। So the amount of potential energy stored in the object because of its displacement, potential energy is equal to mgh। तो work equal to potential energy। So आपको क्या मिला इधर? mass, for acceleration and height। Okay, therefore displacement to height h causes energy equal to mgh to be stored in the object। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ये पोजीशन से ये पोजीशन में लेके गए तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है? mgh। उसका मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इस हाइट में है तो उसमें कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, थोड़ा ज़्यादा हाइट में तो उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगी। उसका मतलब ये है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली
एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट। अभी ये किस स्टेट में, एट हाइट, एट ग्रेट हाइट। यही सेम चीज फ्लोर पे होता है तो उसके अंदर उतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी जितना उसका हाइट में होगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और उस किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स मास, on the gravitational acceleration and its height to which it is taken। तो potential energy is equal to mgh। ओके, बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये देख के हम ये पार्ट भी क्लोज करेंगे। ओके, नाउ 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, अभी ये आपका एक बिल्डिंग है, इधर एक वाटर टैंक है आपका। बिल्डिंग का हाइट क्या है, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। एच कितना है आपका, 10 मीटर। और कितना पानी स्टोर्ड है इसमें, 500 kg पानी स्टोर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। आपको हाइट मालूम है 10 मीटर, आपको मास मालूम है 500 kg, आपको जी भी मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस पर एक्ट कर रही है। तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। Now, Ajay and Atul have been asked to determine the potential energy of a ball of mass m kept on a table as shown in the figure. What answers will they get? Will they be different? What do you conclude from this? ठीक है, ये बॉल इधर से जब इधर गिरेगी और इधर से जब इधर गिरेगी, क्या उसमें फर्क है, वो पूछा जा रहा है। डेफिनेटली फर्क होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। द हाइट्स ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये इस लेवल पे है, तो इसके पास जो बॉल गिरेगी और ये इस लेवल पे है, तो इसके पास जो बॉल गिरेगी, दोनों में फर्क है। और अगर देखिए, अगर आपको ये एग्जांपल देखनी है, सपोज ये H1 था 10 मीटर, हाँ, और ये H2 है 5 मीटर, ठीक है। अभी आप ये इसी में अगर आप H2 डाल के देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg एंड H2। हाँ, सपोज ये H1 था 10 मीटर, H2 तो आप क्या डालोगे, 10 इंटू 9.8 इंटू 10 था 5 मीटर, इन्होंने आई थिंक उल्टा लिख दिया, इट शुड हैव बीन m 500 है, g एंड हाइट 10 मीटर है। ओके, तो हम इधर करेक्ट कर लेते हैं। मास कितना है 500, 9.8 इंटू हाइट H2 5 मीटर लिया यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेट करके देखो और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट की वजह से कितना फर्क होता है। ओके, फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और बाकी लेसन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके आगे वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स के भी हिंट दे दूंगी। ओके, चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।